हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग लाइव आ गए क्या? जस्ट गिव मी अ मोमेंट यार, अपन चेक कर लेते हैं फटाफट सिचुएशन को। जहाँ तक है कि हम लोग लाइव आ चुके हैं, कुछ बच्चों के लाइक वगैरह भी आ चुके हैं। ओके, दिस इज गुड। एक बार शेयर भी कर दिया जाए बच्चों इवेंट को। आप लोग भी शेयर कर दो बेटा फटाफट, जल्दी से। समय कम खर्च करते हो, जल्दी से इस इवेंट को शेयर कर दो ताकि मज़ा आ जाए, है ना। जिनको आना है वो आ सकते हैं, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। ओके 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 ओके। क्या बात है बच्चों, क्या बात है, क्या बात है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें हम लोग लाइव है क्या। जल्दी से बता दो बच्चों, क्या लाइव आ गए हम लोग और आप सबको आवाज प्रॉपर आ रही है, सब कुछ प्रॉपर है, बढ़िया है, फंटास्टिक है, भन्नाट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका तो नहीं है किसी तरीके की किसी को भी। प्रारंभ किया जाए आज के इस डिस्कशन को। श्रेयांश नाचते हुए आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। श्रेयांश बाकी लोगों को भी बुला लेते हैं जल्दी से यार। हाँ, थोड़ी जनसंख्या कमजोर लग रही है। ये सेशन वैसे मैं ले चुका हूँ। कहाँ पर? स्पेशल क्लास के अंदर। तो जिन बच्चों ने स्पेशल क्लास में देख लिया है उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सेशन यहाँ लाने का सिर्फ उद्देश्य इतना था कि आपको ये बात बता सकूं कि ऐसे बहुत सारे सेशंस मैं रेगुलरली लेके आ रहा हूं स्पेशल क्लासेस के अंदर। पहले एक बार जल्दी से मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवेंदु मिश्रा। आई एम एन IIT ग्रेजुएट, KBPY एंड NTSU क्वालिफाइड। आई एम ए सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट न्यूक्लियस एजुकेशन, कोटा, राजस्थान। और अब हम आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के साथ। ये अनअकैडमी का बहुत शानदार सा प्लेटफॉर्म है, इसमें दो है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पेड ही नहीं है, स्पेशल क्लासेस जो फ्री क्लासेस भी होती हैं वो भी यहां पर हम बहुत मेहनत करके हो कि आपको। अब मुझे पता है कि 7 तारीख को आप सभी का IOQP एग्जामिनेशन है, KBPY का एग्जामिनेशन है, NTSC भी खत्म हुआ है, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन जस्ट अभी खत्म हो रहे हैं और आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश लगातार चल रही है आप लोगों के साथ कि हम किसी तरीके से आप सभी को प्रॉपर प्रैक्टिस दे सके। KBPY की प्रैक्टिस आज शाम को सभी बच्चों के साथ। हेलो बच्चे, KBPY का PYQs का कंप्लीट सेशन आज शाम को हम आपके साथ कर रहे हैं, रात को 10 बजे अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर, मतलब स्पेशल क्लास है फ्री प्लेटफॉर्म पर। तो अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर मेरे प्यारे बच्चों आज शाम को हम लोग अनअकैडमी के स्पेशल क्लास, जिसको अनअकैडमी का फ्री प्लेटफॉर्म बोलते हैं, आप वहां पर जाएंगे, आप मेरे को सर्च करेंगे, आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुझे सर्च कर लीजिए, मेरा नाम है शिवेंदु मिश्रा। आप जैसे वहां पर सर्च करेंगे आज शाम को आपको 10 बजे की मेरी क्लास मिल जाएगी।
दोस्तों फॉलो करना ना भूलें। अच्छी बात है कि फॉलोअर थोड़े से बढ़ चुके हैं इस समय, 1000 क्रॉस हो चुका है, दैट इज अ गुड पार्ट। और आप सभी लोग फटाफट आ जाइए और इस प्रॉपर से सेशन को समझिए। और इन सभी जो आज शाम को है वो बहुत अच्छी क्लास है, क्योंकि वहां पर मैं केबीपीवाई के सारे पीवाई के अभी तक जितने आए हुए हैं उन सभी का प्रॉपर एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ आपके साथ बातचीत करूंगा, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरीके के बच्चे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो वो स्टार्टिंग टू एंड हम लोग करेंगे। तो स्टार्टिंग होगी मैकेनिक्स के साथ, तो आप लोग जल्दी से आ जाइए। जैसे श्रेयांश हमारा तलवार लेके हर समय रेडी रहता है कि सर आप तो बताओ युद्ध करना कहाँ है। तो युद्ध करने के लिए हम फुल टाइम तैयार हैं, आप सभी लोग भी तैयार होंगे। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आज शाम को 10 बजे केबीपीवाई के लिए युद्ध होगा। तो इस युद्ध के लिए तैयार हो जाइए और देखते हैं कौन जीतता है उस युद्ध को। युद्ध लगभग 2 घंटे का होगा लगभग, जिसमें कंप्लीट केबीपीवाई की प्रैक्टिस की जाएगी। तो उस युद्ध के लिए आप सभी लोग तैयारी कर लीजिए। लेकिन दोस्तों इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। हमारा जो चैनल का अनअकैडमी का ग्रुप है FTP फील द फिजिक्स अनअकैडमी के नाम से आप हमें टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और वहां पर हमको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे को पर्सनली आप अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है शिव फिजिक्स के नाम से, SHIV शिव फिजिक्स के नाम से, राइट। तो शिव फिजिक्स के नाम से मेरा आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे भी वहां पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी क्लासेस से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहे, कहीं कुछ चूके नहीं, कहीं कुछ टूके नहीं, राइट। तो कहीं पर कोई परेशानी ना आए, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग फॉलो जरूर कर लीजिए इस पूरे सेशन को। और दूसरी बात, अनअकैडमी में बहुत सारे बैच, मेरे बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, और एक प्रीमियम बैच मेरा आ रहा है प्रशांत जैन सर के साथ और शिखा मुंजाल मैम के साथ। तो अभी हम वो बैच भी लॉन्च कर रहे हैं, और उसमें स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के साथ ही की जा रही है अभी। तो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली स्टार्ट उसी से कर रहे हैं, और वो पूरा का पूरा चैप्टर कंटिन्यूएशन में रहेगा ही रहेगा, और वो प्लस प्लेटफॉर्म पे चलता रहेगा, ठीक है। तो आ जाइए। और भी ये सारे बैचेस हैं जो चल रहे हैं। वाइब्रेंट एकेडमी का बैच है, स्ट्राइकर बैच है, सुपर जेई बैच है, देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बैचेस जो आ रहे हैं। आरएम बैच है, लेजेंड बैच है, जो बंसल क्लासेस, सोचिए ना कोटा की पूरी पढ़ाई आपको एक ही जगह मिल रही है ना अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो अब तांडव करेंगे ना, आपको अगर पढ़ना है बहुत शानदार तरीके से तो जल्दी से दौड़ते भागते, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, एनर्जी लॉस हो जाता है। हाँ, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस कम से कम रेजिस्टेंस में आप आगे बढ़े, इसलिए आपके पास सारी की सारी चीजें, सारी सुविधाएं दे रहे हैं अनअकैडमी। एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी बैच पे सब्सक्राइब हो गए, मतलब 1 सब्सक्रिप्शन, आप जिस बैच से चाहें उस बैच से पढ़ सकते हैं। पुराने वाले बैचेस से पढ़ सकते हैं, नए आ रहे हैं उनसे पढ़ सकते हैं, जो बाद में आएंगे उनसे भी पढ़ सकते हैं, जो आपके आने के बाद आए, जो आपके आने से पहले आए, जो आपके आने के दौरान आए, हर बैच से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जिस भी एजुकेटर से जितनी देर चाहे आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड SM11 ड्यूरिंग योर सब्सक्रिप्शन, दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी आपको। तो कई सारे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर हैं, ठीक है। आरंभ है प्रचंड। अब आइए प्रचंडता को आरंभ करते हैं। और ये क्वेश्चंस कुछ हमने कराए भी हुए हैं, आपके साथ जुड़ भी रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को अपन पिकअप करना स्टार्ट करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, प्लस और मतलब आप IIT और बोर्ड दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके भी आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इनकी भी फीस बहुत इकोनॉमिकल है, 3037 3900 समथिंग लाइक दैट। तो 2-3 हजार पर मंथ की फीस के हिसाब से काम हो जाएगा। तो आप काम करना स्टार्ट करिए। मेरे हिसाब से अब सब लोग आ चुके हैं, मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। जल्दी से आप सभी लोग एक थम्स अप दे दो मुझे फटाफट, और आज का सेशन प्रारंभ किया जाए। गिव मी थम्स अप ऑल ऑफ यू, जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट गिव मी द थम्स अप, और हम आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। एक इंटरेक्टिव सेशन को स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको पढ़ने में मजा आ जाए और सारी की सारी चीजों को हम लोग कर सकें, राइट। तो गिव मी थम्स अप बच्चों, आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, जल्दी से बता दो क्या होने वाला है। सबका एक साथ श्रेयांश ही क्यों दे रहा है, बाकी सब क्यों नहीं देते तुम सब? श्रेयांश को ऐसा लग रहा है जैसे सभी ने बोल दिया कि बेटा तू दे दे, हमारी तरफ से भी तेरा ही सही है,
राइट। चलो पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, एनएससीपी 2014 का। द कंप्लीट पेपर इज ऑफ एनएससीपी 2014। एनएससीपी 2014 का कंप्लीट पेपर है बच्चों ये। कृषिव। चलो भाई पहले का आंसर जल्दी से बोलो फटाफट, बी और सी, बी और सी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज, द करेक्ट आंसर इज बच्चों सी, 10 की और -12। और ये बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन है, किस पर बेस्ड है बच्चों, ये साउंड लेवल पर बेस्ड है। साउंड लेवल बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, साउंड लेवल बराबर भूल गए क्या, 10 log I अपॉन आई नॉट। आई नॉट इज कॉल्ड एज द बेस फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। साउंड लेवल जिसको हम डेसिबल में मेजर करते हैं, राइट। आपको पता है कि हम लोग बेसिकली जो साउंड हमको एक्चुअल सुननी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता है कि 50-60 डेसिबल ठीक होता है, 80 डेसिबल थोड़ा ज्यादा होने लग जाता है, 100 डेसिबल कान पे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक इंपैक्ट डाल देता है, 120 डेसिबल पे निपटने की तैयारी हो जाती है, राइट। तो ये सब बातें आपने पढ़ी होंगी डेसिबल यूनिट्स के फॉर्मेट में, कि किसमें कितनी दिक्कत आती है, किसमें कितनी दिक्कत नहीं आती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सब चीजें आपको पता भी होंगी बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ ई डिनोट्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन dt, क्या होगा इसका डायमेंशन। आज, अरे अभी केबीपीवाई सेशन में देखेंगे बेटा तुम्हारे कितने बम पटाखे चलते हैं आज। आ जाओ केबीपीवाई सेशन देखते हैं तुम्हारा। चलिए जल्दी से बताते चलेंगे। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा इसका सही जवाब, कोई प्यारा बच्चा बताना चाहेगा। संदीप सर मैंने बस साउंड और वेव्स वाला यूनिट नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ना चाहिए या नहीं। संदीप बेटा अब मेरे हिसाब से आप एक छोटा सा, आपको मैं एडवाइस जरूर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि आप बेसिक सी बात, हम लोग बहुत टाइम से आप बातचीत कर रहे हैं। एक छोटी सी एडवाइस मेरे आपके लिए ये जरूर रहेगी बच्चे, कि आप डॉपलर इफेक्ट जरूर पढ़ लें। डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट सिंगल फॉर्मूला पे बेस्ड है, उसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले इन्वॉल्व नहीं किए जा रहे हैं। तो मेरा ये आपसे कहना जरूर होगा कि अगर आप कोशिश करें तो आप सिंगल फॉर्मूले पर बेस काम कर सकते हैं। संदीप ने भी आंसर दे दिया है, श्रेयांश ने भी आंसर दे दिया, एंड द बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट डेंसिटी। जैसा कि आपको पता है कि आपको जैसे दिखाई पड़ गया एप्सिलॉन नॉट और ई की वैल्यू, तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू फ्लक्स एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करस्पॉन्डिंगली अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ई इधर आ जाएगा, डी ए इधर चला जाएगा, तो क्यू अपॉन ए, तो जिसको हम लोग ई डॉट ए की तरफ से बोल सकते हैं दैट ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो डी ई अपॉन डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी इंटू अपॉन ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ आई, तो दैट इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, दैट इज कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट वन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी से बता दो। कई बार बताया हुआ ये क्वेश्चन, तीन के तीनों क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किए सर, वो मैंने एस्ट्रो की बुक में पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया है। लाइट का अलग होता है डॉपलर इफेक्ट, और साउंड का अलग होता है, ये भी दिमाग में रखना है। दोनों का एक जैसा नहीं होता, दोनों का लाइट का साउंड अलग होता है और इसका अलग होता है। तो एस्ट्रोनॉमी में जो मैक्सिमम दिया होगा वो लाइट का दिया होगा, साउंड का थोड़ा सा कम होता है उसमें। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों के अलग अलग होते हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर।
श्रेयांश आंसर दे दिया है डी। श्रेयांश आंसर दे दिया है डी। करेक्ट आंसर इज डी, एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर इज डी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उत्कर्ष भी बोल रहे हैं कि द करेक्ट आंसर इज डी। उत्कर्ष, यू आर ऑल्सो गिविंग द परफेक्ट आंसर बेटा। आज केबी संडे को केबीपीवाई संदीप यस, आज शाम को केबीपीवाई का प्रैक्टिस सेशन रखा है कंप्लीट पीवाईक्यूज पर बेस्ड। आज पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन है। तो आज अगर आप केबीपीवाई की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आज शाम को 10 बजे मेरी स्पेशल क्लास है। मैं अभी आपको लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूं। मेरे ग्रुप का नाम है शिव फिजिक्स। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, इस ग्रुप पे चले जाओ, इसको सब्सक्राइब कर लो, द चैनल शिव फिजिक्स, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल है और यहां पर आपको मेरी क्लास की अपडेट मिल जाएगी और वहां पर आप देख सकते हैं कि भैया कैसे हमको उनको काम करना है। ठीक है, यस ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार समझाया कि जब भी आपको 2 मास सिस्टम दिखाई पड़े, एक मास m1 है और एक मास m2 है, तो ये हमेशा अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास की ओर रोटेट करते हैं एंड दे विल हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी। एक छोटे सर्कल में घूमेगा, एक बड़े सर्कल में घूमेगा। और तो जब भी आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इट मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि इनकी जिसके ऊपर रोटेट कर रहे हैं ये दूरियां अलग अलग हो जाएंगी, एक r1 हो जाएगी, एक r2 हो जाएगी। और r1 r2 का जो रेशियो होगा वो मासेस के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इसके बाद हम बोल सकते हैं दैट m1 r1 विल बी इक्वल्स टू m2 r2। तो पहले यहां पर हम r1 की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पर पुट करें, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं that g m1 m2 by r equals to mu omega square r, whatever the distance between them is, mu omega square r, sorry r is the distance between them। तो ये भी एक बेहतर तरीका रहता है कि आप पूरे मास को आप डिवाइड ना करें, आप सिंपली डायरेक्टली म्यू के टर्म्स में लिख दीजिए, तो आपको यहां से भी करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। तो आप यहां से ओमेगा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। म्यू क्या होता है बेटा? इट इज कॉल्ड एज द रिड्यूस मास, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक ऑफ द रिड्यूस मास, and that is simply defined as m1 m2 upon m1 plus m2 and this is perfect answer। जैसे वैल्यू पुट करेंगे द करेक्ट आंसर विल कम टू बी डी। फ्रीक्वेंसी पूछी गई, टाइम पीरियड ओमेगा निकालेंगे, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। लेट अ बॉडी बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस एट अ लैटिट्यूड लैम्डा वेयर द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r, then the body experience an effective acceleration। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग करते हुए आए हैं। लैटिट्यूड लैम्डा दे दिया गया है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये हमेशा एंगल के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। एक सेकंड बच्चों, जल्दी से करें सभी लोग। हेलो, हाँ जी प्रिया। हाँ बिल्कुल भैया, हेलो हाँ भैया ले लो। अच्छा, दिसंबर तक का क्लियर हो जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, ठीक है। चलो भाई बताएंगे इसका। अरे यार बच्चों पढ़ा यार, बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने, ये भूल गए क्या? ये अर्थ है, अगर हम अर्थ पे किसी लैम्डा पर पहुंच गए, यहां पर हो गए, तो ये हम इस एंगल में रिवॉल्व कर रहे होंगे, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। लेकिन अगर हम इसके रिस्पेक्ट में या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात भी कर लेते हैं या इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के एक पार्ट की बात कर लेते हैं, तो इफेक्टिव फोर्स, क्योंकि इसका कुछ पार्ट हमको सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में चला जाता है, इसलिए इफेक्टिव फोर्स कुछ रिड्यूस हो जाता है। और हमने कई बार इस इक्वेशन को पढ़ा भी हुआ है कि अगर ये एंगल यहाँ पे बेटा थीटा लेते थे, याद आ रहा है, तो ये हो जाएगा जिस रेडियस में घूमेगा स्मॉल आर,
तो दिस बिकम, अगर दिस एंगल इज थीटा सो दिस एंगल विल बिकम आल्सो थीटा, तो r इज इक्वल टू r cos थीटा, स्मॉल r को हम लिख सकते हैं कैपिटल R cos थीटा। और अगर कई लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म्स में बात करते हैं तो उनको देखना बड़ा आसान पड़ जाता है कि सर बाहर की तरफ लगा दो ओमेगा स्क्वायर आर, और ये एंगल आपने थीटा लिया है तो इसके इधर कंपोनेंट हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा वो जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा के टर्म्स में हो जाएगा, और स्मॉल आर को कैपिटल आर कॉस थीटा जैसे ही लिखेंगे तो करेक्ट आंसर विल कम टू बी जी, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत बता सकते हैं, कोई भी परेशानी हो, किसी भी क्वेश्चन में परेशानी आए आप मेरे से पूछेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, अपन तुरंत आपकी सारी की सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। A particle moves in a plane with constant speed along the path. This path is given when the particle is at 0, -4. The direction along which it is moving is inclined to the x-axis at an angle. कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, पाथ की क्वेश्चन दी है और पूछ लिया गया है किधर की तरफ होगी। रवीश सर एडमिट कार्ड कब आएगा? बेटा किसका एडमिट कार्ड रवीश? किस चीज का एडमिट कार्ड? ट्वेंटी 24 जैन के बाद लिखा हुआ है। अच्छा, और ओके 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 ओके, मुझे लगा केबीपीआई की बात कर, चलो ठीक है। चलो बेटा जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर अगर आपसे पूछा गया है तो बेटा बेसिकली डायरेक्शन अलोंग व्हिच दैट इज मूविंग विद द एक्स एक्सिस पूछा गया है, तो पाथ कुछ ना कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है कि प्रोजेक्टाइल पाथ होगा 2x² + 3x - 4। खैर हमको क्या करना, हम तो सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि हमसे बेसिकली स्लोप की बात पूछी गई है। तो इट इज 4x + 3। कहां पर पूछा गया है, पॉइंट क्या दिया गया बेटा, आप देख सकते हैं 0, -4। जैसे मैं यहाँ पे 0, -4 डालूंगा तो 4 × 0 + 3, तो इट बिकम्स dy/dx कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे dy/dx 3 निकल के आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली द tan थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3। थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ 3। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना था या किस तरीके से आपको आइडिया लगाना था। अगर इसकी भी अगर आप बात सोचेंगे बच्चे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सर देखो √3 tan इनवर्स √3 कितना होता है, आपने कहा 60 डिग्री। तो 60 से इतना पास तो नहीं होगा क्योंकि √3 से 3 थोड़ा दूरी ज्यादा है, इसका मतलब कुछ दूर होगा। बाकी तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ते, द करेक्ट ऑप्शन विल बी, मतलब अगर आप कैलकुलेट भी नहीं करते तब भी आप डायरेक्टली देख के बता सकते थे कि सर ये तो डायरेक्टली यही होने वाला है। बोलो बात समझ में आती है क्या? आप आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले क्योंकि प्रैक्टिस सेशन मेनली जो होते हैं वो ओलंपियाड जिसके भी होंगे वो प्रैक्टिस सेशन मेनली कंडक्ट किए जाएंगे बच्चों सारे के सारे स्पेशल क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो वहां पर आप इन सारे के सारे सेशन को वहां एंजॉय करेंगे क्योंकि वहां पोल भी होता है, कंपटीशन भी होता है, लड़ाई दंगा भी होता है, मजा भी आता है। राइट, चलो भाई जल्दी से करें इसको। ओके, संदीप ने बोल दिया है द करेक्ट आंसर इज सी। परफेक्ट बात बोल दी गई है बच्चों।
टू पार्टिकल्स ए एंड बी, द करेक्ट आंसर 3√3। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बेटा y बराबर x साइन पे चल रहा है, दैट इज एंगल 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा, इधर की तरफ चलना होगा, तो इसकी वेलोसिटी vx और vy आपस में बराबर होंगे, तभी ये इसके अलोंग चल पाएगा। और एक पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस चल रहा है और ये हमेशा इसके नीचे चल रहा है, इसका मतलब अलोंग द एक्स दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम है। और v बराबर दे दिया गया 3 मीटर पर सेकेंड। अगर v बराबर 3 मीटर पर सेकेंड है तो vx भी 3 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर vx 3 मीटर पर सेकेंड है तो vy भी 3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आप बोल सकते हैं 3√2 मीटर प्रति सेकेंड। एंड दिस इज द करेक्ट वाला आंसर मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन को समझना है और फिर सॉल्व करना है। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों। इसमें एक बहुत छोटी सी गलती हो जाती है और वो गलती ना हो इसका ध्यान रखेंगे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे दिमाग लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। आहा, आजकल एक कोई बच्चा ऐसा जरूर हो गया। एक सेकंड। चलो भाई, तो जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, चार रॉड हो गई, एक रॉड ये, एक रॉड ये, एक रॉड ये, एक रॉड ये। इन सबकी लेंथ देख दी गई, आपको बता दिया गया लेंथ 4a है, मतलब ए और ये भी है। और ये कितना हो गया? आपने बोला पाई a/2, क्योंकि 2 पाई ए दे दी गई है। द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ दिस 4a प्लस 2 पाई ए, तो पाई a/2, पाई a/2, पाई a/2, पाई a/2, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात? ध्यान से देखो, तो इसकी रेडियस हो गई a/2, ये रेडियस इसकी a/2 हो गई। यहां से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अगर मैं एक रॉड को पकड़ लूं और एक को पकड़ लूं, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूंगा। ठीक है, एक रॉड को पकड़ेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने कहा रॉड की लंबाई, अगर मैं इस एक्सिस के और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस की ओर बात करता, तो इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma²/12, क्योंकि 4a का मास 4m दिया गया, 2πa का मास 2πm। अगर आप देखेंगे भी तो आपको डायरेक्टली दिखाई पड़ जाता है कि a यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो कितना होगा? a यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो m होगा। ये आपको यहां से दिखाई पड़ जाता है। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात हो तो फटाफट बता देंगे, क्योंकि ये आपको यहां से क्लियरली विजिबल है, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है।
कोई दिक्कत वाली बात। और सिमिलरली हम इसका भी निकाल सकते हैं और दोनों को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे। कितनी दूरी शिफ्ट करना है, ये a है तो a/2 यहां से आप शिफ्ट और कर देंगे, दोनों के मासेस पता है तो ma²/4 से आप इसकी शिफ्टिंग कर देंगे एंड यू विल गेट द करेक्ट वाला आंसर। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A ball is dropped onto a horizontal surface from a height of 36 centimeter. After bouncing several times, it comes to rest covering a total distance of 100 centimeter. Measured in a vertical direction, the percentage loss in its kinetic energy after its first impact is. It is a very simple question of calculation of E. आप E को कैलकुलेट करके आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। बताइए क्या होने वाला है। थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन है आज, पढ़ाई कम हो पा रही है, लेकिन आप चलो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस का असली मजा आता है स्पेशल क्लास के अंदर, वहां पे हम लोग बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा मजा वहीं आता है। चलिए भाई, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ फर्स्ट इंपैक्ट कैसा होगा और किस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वी कैन वेरी सिंपली डिफाइन इनटू द सिचुएशन कि देखो भैया, जब कोलिजन होगा तो कैसे बताएंगे हम लोग यहाँ पे। आपको पता है बेटा, जैसे ही ऊपर से आया ये यहाँ पे टकराया, मान ली h हाइट से आया, जैसे यहाँ पे दिया गया, टकराने के बाद ऊपर उछलेगा, वेलोसिटी जो होगी टकराते हुए b बराबर कितना, √2gh। टकराने के बाद वेलोसिटी हो जाएगी e इंटू बी, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, e² इंटू बी, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर टकराने के बाद फिर वेलोसिटी हो जाएगी e³ इंटू बी। इसी तरीके से आपको चलता चला जाएगा और हाइट जो है उसी तरीके से लगातार कम होती चली जाएगी, तो h प्लस ट्वाइस ऑफ h1 प्लस ट्वाइस ऑफ h2, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो अगर आप देखा जाए, उसे बोला कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं h प्लस 2h1 जो फर्स्ट कोलिजन के बाद, प्लस 2h2 सेकंड कोलिजन एंड सो ऑन, यही तो हो जाएगा। तो अगर मैं हाइट की बात करता तो हाइट कितना हो जाता बच्चे, आपको पता है अगर वेलोसिटी e इंटू वी हो गई टकराने के बाद, मतलब e टाइम्स ऑफ √2gh, इट इज इक्वल टू 2gh1, जैसे कैपिटल h है तो h1 यहाँ से ये सही, ये तो कैंसिल हो जाता है √2gh एंड इट विल बिकम e² टाइम्स ऑफ h, दैट इज इक्वल टू h1। तो h1 हमेशा e² टाइम्स होगा, तो e की पावर 4, तो h प्लस 2 इंटू e² टाइम्स ऑफ h
प्लस 2 इंटू ई की पावर 4 टाइम्स ऑफ एच एंड सो ऑन। तो अगर हम यहां पर बात करें तो एक तो एच बाहर निकाल सकते हैं, ई स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, और अगर इस वैल्यू को देख लें तो आप यहां से देख सकते हैं ई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इस पूरे के पूरे गेम में, तो आप एच प्लस ई स्क्वायर प्लस एच की करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज को देख सकते हैं। बोलो दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता? प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बता सकते हैं। यहां से अगर आप ई की वैल्यू निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ ई विल कम्स टू बी, एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज गिवन एज कितना दिया गया है 100 सेंटीमीटर। सो एच के करस्पॉन्डिंग आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 100 सेंटीमीटर है। यहां से आप ई निकालेंगे तो ई विल कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ 8/17 समथिंग। अब ई आपको पता चल गया तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है ये भी याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है। कई सारे बच्चे मेरे से कहते हैं सर हम तो डिराइव करते हैं, हम याद नहीं करते हैं, हम तो दिमाग वाले आदमी, हम रट्टू नहीं है। तो उनको बता दें कि ये याद होना चाहिए, आप कितने भी दिमाग वाले हो ये वैल्यू याद होनी चाहिए। काइनेटिक लॉस जब भी एक पार्टिकल रुका है एक पार्टिकल आ रहा है, या इसको आप वी रिलेटिव भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, हाफ ऑफ म्यू इंटू 1 माइनस, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे जहां पर आपका समय बचता है। अगर आप इसको भी ड्राइव करोगे ना तो फिर पढ़ाई किस बात की थी, अगर इतना ही सब ड्राइव करना था तो। वहां पे अपन को समय के साथ गेम खेलना होता है। अगर कुछ चीजें याद नहीं है तो गलत है, हर चीज को इस तरह से नहीं लेना चाहिए। मेरे कई सारे बच्चे आते हैं, सर अरे सर मेरे को तो याद है, याद क्या है इसमें, मतलब मैं तो ड्राइव कर लेता हूँ। उसको ड्राइव नहीं कहते, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, इसको कैलकुलेशन करनी है, दोबारा कैलकुलेशन करोगे, जो कुछ समय पहले करी तो वही कैलकुलेशन और डेरिवेशन में बड़ा अंतर होता है। तो यू आर जस्ट सपोज टू डू द कैलकुलेशन, नॉट फॉर द डेरिवेशन, राइट? कि आपको कुछ थ्योरम्स लगा के कुछ ड्राइव नहीं करने जा रहे हो, आप सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर को माइनस करके लिखने जा रहे हो। तो उसको याद कर लो, बेहतर रहेगा। कई जगह पर शॉर्टकट के फॉर्मेट में काम आता है, बेहतर रहता है, अच्छा आउटपुट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इररिलेवेंट है, लेकिन ग्राफ जैसे मिल जाते हैं तो वो क्वेश्चन को आसान बना देते हैं। ग्राफ मेक्स द क्वेश्चन इजी एंड सिंपल। ग्राफ मेक्स द क्वेश्चन इजी एंड सिंपल। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है क्या? क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा? कई बार ऐसा लग जाता है बच्चों, सर ये क्वेश्चन तो नहीं होगा। हाँ चलेगा सब लोग। यार तुम लोग ना इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो मेरे को, तुम इतना इंटरेस्ट दिखाओगे मेरे को मजा भी नहीं आ रहा फिर। आज का सेशन फालतू कर दिया।
चलिए भाई इस क्वेश्चन में समझाता हूं पहले। अब यहां पर बोला गया सिंपल पेंडुलम हैज अ स्मॉल डिस्क शेप मैग्नेट हैज अ बॉब whose magnetic moment is along the vertical has beneath the bob a current carrying coil is placed on the horizontal table. The coil produces uniform field dependence of the change in the time period on the current it can graphically as shown. सभी के सभी पहले तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, बढ़ ही रहे हैं। आपने कहा चलो भैया ठीक है, इसका मतलब जब हम लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। ये हमारा एक पेंडुलम है, इसके नीचे हमने एक कॉइल लगा दी जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे निकल रही है। अब इसमें करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इट इज प्रोपोर्शनल टू आई, ऑब्वियस सी बात है, वी नॉट अपॉन 4 पाई करस्पॉन्डिंग टू आई निकल के आएगी कि नहीं आएगी, अपन का ज्यादा तो नहीं पता लेकिन आई के करस्पॉन्डिंग निकल के आ रही है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू आई। बोलो होगा कि नहीं होगा, आपने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अब अगर आई के प्रोपोर्शनल होगी तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज समवेयर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स होगा और ये इसका अपोज कर रहा होगा, तो इसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू आई। अगर हम चाहें तो हम इस पर लिख सकते हैं इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स हो गया वो तो एक हो गया mg नीचे की तरफ और एक फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स कितना आ गया, आपने बोला mg माइनस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आपने कहा सर इसके वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो मुझे ऑब्वियस सी बात पता है कि यहाँ पर जो फील्ड होगी उसके एक्सियल कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। खैर ये चीज आपने पढ़ी नहीं होगी जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सियल कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे जिसके कारण फोर्स बेसिकली लग रहा होगा और वो फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के कारण नहीं लगता है। तो यहाँ पर mg माइनस fb अगर लिखेंगे तो फोर्स इसके कारण अगर लिखेंगे तो मैं इसको मान लेता हूं कि इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आई विद सर्टेन k, तो नेट फोर्स यही हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि यार इन दिस सिचुएशन जैसे हम टाइम पीरियड लिखते थे पेंडुलम का तो हम ऐसे लिखते थे 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, और जी को यहां पर लिख देते थे जी इफेक्टिव, जो भी नेट फोर्स करस्पॉन्डिंगली आ रहा होगा हम जी इफेक्टिव लिख देते थे, याद आ रहा है। तो आपने कहा सर यहां पर जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो आपने बोला यहां पर हो जाएगा जी माइनस के बाई एम इंटू आई, इट इज सर्टेन कांस्टेंट, इसको सी लिख दो। आपने कहा इट इज समथिंग लाइक दिस। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो इनिशियल जो था वो तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी था, फाइनल हो गया जी माइनस सी आई, टी इनिशियल जो था ये तो टी फाइनल हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, जब तक ये नहीं था तब तक तो एल बाई जी ही रहेगा ना। तो आपने कहा सर इसको क्या लिखेंगे, तो आप देखिए तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, अगर जी मैं यहां से कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस सी बाई जी इंटू आई। अगर मैं इसको और ध्यान से घूरूं और लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इंटू 1 माइनस सी अपॉन जी इंटू आई की होल पावर माइनस 1/2। आपने कहा बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इसको बायनोमियली एक्सपेंड कर दूं एज वी नो दैट सी आई अपॉन जी को बहुत छोटा मान सकते हो क्योंकि इतना बड़ा इंपैक्ट इतना बड़ा फोर्स नहीं लगा सकती है एक मैग्नेटिक फील्ड एज वी कैन एज्यूम ओवर हियर बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट। रीजन बीइंग क्यों ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि डेल्टा टी का ग्राफ दिया है तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल का ग्राफ दिया है, ये तो आपको दिखाई पड़ेगा यहां से कि जो टाइम पीरियड होगा वो इंक्रीज करेगा, मतलब डेल्टा टी जो होगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ की तरह आना चाहिए अगर हम बेसिक बात करें तो आपने कहा ग्राफ तो इंक्रीजिंग होगा, कब तक बढ़ेगा, आपने कहा जब तक आई बढ़ता जाएगा टाइम की वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी, टाइम पीरियड की वैल्यू। तो आपने कहा इंक्रीजिंग ग्राफ जो है वो तो सिर्फ ये दो हैं ए और बी। अब लेकिन ए और बी में कौन सा ग्राफ होगा, अब ये अगर देखा जाए तो ये समवेयर ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का लग जाता है और ये समवेयर y बराबर एक्स का लग जाता है। दोनों ही ग्राफ हमारी इक्वेशन पे सेट बैठते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए हमने क्या किया वहां पर अप्रोक्सीमेशन ले लिया और टी फाइनल जो हमने लिखा था मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इंटू 1 माइनस सी आई अपॉन जी की पावर माइनस 1/2। और अगर हम इसका अप्रोक्सीमेशन लेके देख लें तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अगर मैं करूंगा तो जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो इट्स सिंपली इक्वल्स टू माइनस का 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो अगर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी समवेयर प्रोपोर्शनल टू आई निकल के आ सकता है। तो करेक्ट आंसर इज मोस्ट, करेक्ट नहीं बोलते मैं इसको बोलता हूं मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। देखो करेक्ट ऑप्शन की बात करते तो आप बोलते सर इसका ग्राफ बनाओ, अरे मैं कहता यार कैसे बनाएंगे जब दिए ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो मैं क्या करूं ग्राफ बना के, यार नहीं समझे बात को। तो वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड मोस्ट एप्रोप्रिएट। आज सुबह भी ऐसे ही कुछ चर्चा हो रही थी तो मैं क्वेश्चन से बच्चों को ये समझा रहा था कि भैया देखो आपका हो सकता है कि आपका सही ऑप्शन नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको जो करना है वो क्या है, यू आर नॉट सपोज टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, यू आर सपोज टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको बच्चों एग्जामिनेशन के अंदर एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ
क्या चूज करना है? यू आर सपोज टू चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, नॉट द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े, चलो भाई 10th क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये पहले बता दूं, तो इसलिए आप ट्राई ना करें, मैं आपको समझा देता हूं। मतलब ट्राई करें कि एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूं। कपल्ड पेंडुलम इज नॉट इन योर सिलेबस, नॉट इवन द सिलेबस ऑफ जेई, नॉट इवन इन द सिलेबस ऑफ जेई। नॉट इवन इन द सिलेबस ऑफ जेई। केशव, न्यूज फॉर केवीपीवाई इज कि आज शाम को 10 बजे केवीपीवाई का प्रैक्टिस पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट है। स्पेशल क्लास के अंदर मैंने अनाउंस कर दिया है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, और ये मैंने ग्रुप पे लिंक भी शेयर कर दी है। आप सभी लोग ग्रुप पे, केशव तुम तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हो ना, यू आर इनटू माय ग्रुप राइट ना? तो अगर आप मेरे ग्रुप पे हैं तो आप वहां पे कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज 0, नो 0, करेक्ट आंसर इज 0.1। क्योंकि बेटा यहां पर हमको पता ही नहीं क्या है, हमको पता ही नहीं कपल्ड पेंडुलम क्या होता है। कपल्ड पेंडुलम एक्चुअली ये होता है, एक पेंडुलम और एक और ये पेंडुलम, इनके बीच में स्प्रिंग लगा दो, दिस इज कॉल्ड एज द कपल्ड पेंडुलम। अब जब ये घूमेगा तो इसकी एनर्जी इसके थ्रू ट्रांसफर होकर ये भी घूमेगा, तो इन दोनों के बीच में एक फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ जाता है, इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है। तो वहां पर मैंने लिंक शेयर कर दी है। आज हम लोग केबीपीवाई का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगा, तो आप वहां पर आ जाओ और हम लोग फटाफट अपनी बातचीत को प्रारंभ करेंगे। मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है, ठीक है। चलो बेटा, अब यहां पर बात करें तो आपने कहा सर मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मैंने कहा मुझे भी नहीं पता है। तो करना क्या पड़ेगा, आपने सर टाइम पीरियड दिया गया 10 सेकंड, पूछा गया फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपने कहा सर देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको जो फॉर्मूला पता है वो लगा दो, जो पता है वो लगा दो। और ये रिस्क कब लेनी है, आपने कहा ये रिस्क सर कब लूं, मैंने कहा देखो जब आपको ऐसा लगता है कि आपने अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको पता देखो जब भी आउट ऑफ सिलेबस जब भी क्वेश्चन, देखो ऐसा नहीं है एनएससीपी ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछे, बहुत बार पूछे हैं। हर बार एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिकली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जिनको नहीं पढ़ाया गया होता है, जिन पर नहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व कराए गए होते हैं, फिर भी वो आ जाते हैं। और जब फिर भी वो आ जाते हैं ना, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, अब बच्चा क्या करे बेचारा, भाई उसको तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, तो वो उस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए सिंपल सा एक सॉल्यूशन मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूं कि आप लोगों को सिंपल सा एक काम करना है कि आपका अगर 60-70% पेपर हो चुका है, आपको लगता है कि ठीक है सर रिस्क लिया जा सकता है, तो उस पर जनरली ये 99.9% केस में मैंने ये देखा है कि जब भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है तो वो सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन जब भी मैंने देखा है तो वो एक लाइन का ही था, हमेशा। ये ऑलवेज हुआ है बच्चे, इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी ऐसा हो जाए ना तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूला आपको लग रहा है कि लग जाएगा उसको ठोक दो। टाइम पीरियड दिया था, फ्रीक्वेंसी पूछी थी, 1/t किया, आंसर आ गया, जो होगा हमें पता नहीं, राइट। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं ताकि आपको मैं इस बात को समझा सकूं और आप इस बात को आगे याद भी रखें, राइट।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 11th। ये बहुत अच्छा फ्लूइड का क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ बच्चों। Anil Sinha, I am already made a video on PYQ of 2020 INPHO, मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। चलिए बोला गया है यहाँ पर a large cylindrical vessel contains of water to a height of 10 meters. It is found that the thrust acting on the curved surface is equal to that at the bottom. If the pressure can support a water column of if atmospheric pressure sorry तो atmospheric pressure को दिया गया water column of height 10 मीटर, मतलब P नॉट की वैल्यू जो दे दी गई है that is rho g into 10 के बराबर दे दी गई है। This is the very important information. And now a cylindrical cylinder is filled अब ये बोल दिया गया है कि इसका हाइट जो है ये 10 मीटर तक है, तो जो इसका साइड वॉल पर प्रेशर है वो इसके लोअर वॉल पर प्रेशर के बराबर है, या फोर्स के बराबर है, प्रेशर नहीं फोर्स के बराबर है। तो आपने कहा साइड वॉल पर फोर्स कितना होता है, आप बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू पी एवरेज इनटू एरिया। यहां पर कितना होगा, आपने बोला सर यहां पर जो प्रेशर होगा प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, और यहां पर जो फोर्स लगेगा फोर्स एट द बॉटम इट कैन बी डिफाइंड एज पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया। बॉटम का एरिया कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। इस सिलेंड्रिकल के कर्व सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिलेंडर की कर्व सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वी कैन से इट इज सिंपली इक्वल टू, यहां पर प्रेशर पी नॉट है, यहां पर प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच है, तो एवरेज प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल, where L is given as the length and 2 pi r is the radius, right? अब आपको यहां से ये बोला गया दोनों चीजें इक्वल है, दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं और करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अनिल सिन्हा, यस दैट वाज फैंटास्टिक बट प्लीज सर मेक PYQ ऑफ अदर ईयर्स आल्सो। अनिल करेंगे ओके अच्छा ओके आप ओके, आई विल मेक डेफिनेटली मेक बेटर, धीरे धीरे मैं सारे के बना दूंगा, ठीक है।
इफ एटमॉस्फेयर प्रेशर कैन सपोर्ट अ वाटर कॉलम 10 फीट, आप यहाँ से बोल सकते हैं और यहाँ से आप लिख सकते हैं पी नॉट कितने के बराबर, रो जी इंटू 10। तो आप यहाँ से जैसे ही लिखेंगे रो जी इंटू 10 प्लस रो जी इंटू 10 इंटू पाई आर स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू पी नॉट अगेन रो जी इंटू 10 प्लस रो जी एच बाई 2 लिखेंगे तो रो जी इंटू 5 इंटू 2 पाई आर एल। इक्वेट कर देंगे, यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया, आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, एवरेज है। सर ये एवरेज वाला कंसेप्ट कहाँ कहाँ यूज होता है? एवरेज वाला कंसेप्ट वहां हर जगह यूज होगा। ये मैंने सेंटर ऑफ मास का, अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे, इसको दो तरीके से मैं समझाता हूं केशव, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि इस चीज का सच में बहुत अच्छा आपने कंसेप्ट पूछा है कि सर कहां पर हम एवरेज लगा सकते हैं, कहां पर हम एवरेज नहीं लगा सकते हैं, कहां पर हम सेंटर ऑफ मास उपयोग कर सकते हैं और कहां पर हम सेंटर ऑफ मास उपयोग नहीं कर सकते। मतलब सेंटर ऑफ, जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाओगे तो आप बोलोगे आई बराबर एम आर स्क्वायर, तो क्या मैं सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान सकता हूं? तो आप बोलते नहीं सर, उस केस में एम आर स्क्वायर में नहीं वैलिड होता है। काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं, आपने कई सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लिखी है, तो क्या सारे के सारे मासेस काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सारे के सारे मासेस को आप सेंटर ऑफ मास से मान सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं मान सकते। लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं mgh के करस्पॉन्डिंग, आपसे पूछा जाता है, ये कुछ बातें जो आपको समझनी चाहिए और कायदे से समझनी चाहिए, कि जैसे आपसे पूछा जाए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर इसकी हाइट h है तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस वन, अगर ये यहाँ से किसी लाइट पर है तो आप बोल देते हैं कि सेंटर ऑफ मास की हाइट ले लो, तो यहां से आपका आंसर निकल के आ जाता है mg l प्लस h बाई 2। इसकी हम ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है। लेकिन जब हमसे सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा जाता है, अगर आप, मतलब मैं कुछ बातें ऐसे समझा रहा हूं अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा ढंग से तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये रॉड है और इस रॉड को घुमा दिया जाए, आपसे पूछा जाए अगर ये रॉड, इसकी लंबाई l है, इसका मास m है, इसको अगर घुमा दिया जाए तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना टेंशन फोर्स होगा? तो आप बोलेंगे टेंशन फोर्स तो वही होगा जो इसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो प्रोवाइड कर रहा होगा इसको घुमाने के लिए, तो उसके लिए मास, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? आपने बोला टी बराबर मैं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा m ओमेगा स्क्वायर r। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहां पर r कहां माना जाए, तो आप बोल सकते हैं सर यहां पर r आप सेंटर ऑफ मास मान लीजिए, आपका काम हो जाता है, आंसर निकल के आता है। बिल्कुल फैक्ट है ये। आप बोल सकते हैं यहाँ पर टेंशन कितना होगा, आप बोलेंगे सारे इस पूरी रॉड की बजाय सारे के सारे मास को सेंटर पे मान लो, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू l बाई 2 लिख दीजिए, आपका टेंशन निकल के आ गया। सिंगल लाइन आंसर हो गया। आपने कहा सर कहीं कहीं पर आप पूरा का पूरा मास सेंटर में मान के आंसर निकाल देते हो, कहीं कहीं पर जैसे इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दे कितना होगा, तो आप ये नहीं कहोगे सर यहां से m l पे मान लो और ये l डिस्टेंस l बाई 2 हो जाएगी, तो m इंटू l बाई 2 का स्क्वायर लिख दो, वो गलत हो जाएगा और ये सही है। पॉइंट समझ में आता है? इसमें इंटीग्रेशन नहीं पड़े, इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आंसर r बराबर l बाई 2 ही आएगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो किस केस में हम लिख सकते हैं, किस केस में नहीं लिख सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो जिस 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 केस में, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, जिस जिस भी केस के अंदर रिलेशनशिप विद द r, पोजीशन ऑफ मास लीनियर होती है, जिस जिसमें भी डेरिवेटिव और सामने रिलेशन y बराबर mx लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, वहां पर आप उस इक्वेशन में एवरेज से काम कर सकते हैं। जैसे यहां पर प्रेशर लिखेंगे तो रो जी एच के साथ लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट कर रही है, आप यहां पर एवरेज प्रेशर के थ्रू काम कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर है, यहां लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट कर रही है, आप यहां पर सेंटर ऑफ मास का उपयोग कर सकते हैं। यहां पर आप mgh देखेंगे, एच लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, यहां पर आप काम कर सकते हैं। यहां पर आर स्क्वायर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी में वी स्क्वायर हो गया, नहीं कर सकते हैं। जहां जहां पर वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी, वहां पर आप एवरेज के थ्रू काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहां जहां पर लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी, वहां पर आप एवरेज के थ्रू काम नहीं कर सकते हैं। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी ट्रिक है, मैं समझाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने मेरे एक सेशन देखा जो मैंने निकाला था अभी, रिड्यूस मास के ऊपर, खैर वो मैं लाइव नहीं ले पाया था, उसको मैंने पुराना फिर मुझे भेजना पड़ गया क्योंकि उसमें लाइव में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अगर आपने वो देखा होगा सेशन एप्लीकेशन ऑफ रिड्यूस मास, उसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किन किन क्वांटिटीज में हम सेंटर ऑफ मास की तरह मान सकते हैं और किस किस क्वांटिटीज में नहीं मान सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, इन सारी बातों को एक सेशन में लेके आऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, चलो तब तक इस क्वेश्चन को मुझसे आप लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और इसको आप करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 को जल्दी से करो और आंसर बताओ, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रैक्टिस है। सर IOQP के लिए इरोडो सॉल्व करना शुरू कर दूं क्या? बिल्कुल करना चाहिए प्यारे बच्चे, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल बनाएंगे। क्या ना बेटा, इतना इतने बार मत पूछा करो, मैं एक बार रिप्लाई कर देता हूं आपका। एक्स शॉर्ट गेम्स, एक्स शॉर्ट गेम्स, डोंट, बिल्कुल करो बेटा, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। सर मैंने 12th में देना है NSCP। अभी किस क्लास में केशव बेटा? सर और कोई बुक इंपॉर्टेंट है क्या बेटा? पहले HCB देन रोडो, मेरे द्वारा दिया गया मटेरियल, ये तीन चीज पहला स्टेप है। बुक्स तो इसके आगे बहुत सारी हैं जो आपको करनी चाहिए, लेकिन पहले ये स्टेप को खत्म करो। पहले ये, जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक दूसरी बुक छूना भी मत। जोश कभी मत लाना कि नई बुक करनी है। केशव अभी किस क्लास में बेटा? अभी 11th में है, ओके। और आपने अभी 60 to 70% इंप्रूव कर लिया है 11th के टॉपिक्स का कि 12th के टॉपिक का? अगर आपने 60 to 70% कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात है। 60 to 70% रिकमेंडेड क्वेश्चंस अगर आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं तो दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग, और ये अच्छी चीज़ है, आपको करनी भी चाहिए। लेकिन ऑन द सेम वे हम इस बात को भी बोल सकते हैं, एक शॉर्ट गेम्स बोले सर मैं 10th में हूं, लेकिन तो केशव तुमने प्लस का क्यों नहीं ले रहे हो सब्सक्रिप्शन? मतलब अगर इतना सब कुछ कर लिया है तो प्लस में आ जाओ ना हमारे साथ, कम से कम एटलीस्ट एक बहुत प्रॉपर प्रिपरेशन तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। उसमें क्यों नहीं आ रहे हो? 11th की टॉपिक्स का ना, तो प्लस का आ जाओ ना। 11 12 के तो मतलब तुम तो 11th का भी दे सकते हो ना, इतना कर लिया है तो 11th में NSCP देने का मौका क्यों छोड़ रहे हो? मतलब देना चाहिए। 12th के अंदर तो बहुत प्रेशर होगा। 12th में जब आप NSCP देने जाएंगे उस समय पर आपके पास प्रेशर काफी ज्यादा होगा। इवन उस समय पर आपको बहुत कुछ परफॉर्म करना होगा, बोर्ड परफॉर्म करने होते हैं, JEE परफॉर्म करना होता है। इस साल उतना लोड नहीं होता है, तो हमेशा हम लोग हर बच्चे को बोलते हैं NSCP अगर देना तो 11th में दो, क्योंकि 12th में तुम्हारा करियर बिल्डिंग की बात होगी। NSCP से कैरियर नहीं बनता है, बहुत बेसिक बात है। NSCP कैरियर में 4 चांद लगाता है, लेकिन कैरियर तो पहले लेके आना होगा ना, फिर उसमें 4 चांद लगेंगे। तो अनिल प्लस पे है, अच्छा केशव LN में है, चलो फिर तो बहुत बढ़िया। LN में हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, फिर लगे रहो आप लोग, फिर लगे रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई करते रहो, जहां जहां पे समस्या है वहां वहां पूछते रहो। अनिल वेरी गुड, फॉलो करते रहो अनिल, अगर प्लस पे हो तो फॉलो करते रहो चैनल को भी, जो मेरा वो क्लासेस है उनको फॉलो करते रहे। कोई दिक्कत नहीं केशव, अगर इतनी अच्छी बात है तो पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करना जरूरी है। मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि आप प्लस पे काम पढ़ रहे हैं कि कहाँ पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं ये मुझे लेना देना है। पढ़ते रहें, अच्छा करते रहें, ये बहुत बेहतर रहेगा। पेरेंट्स नहीं मान रहे कोई बात नहीं, एक तरफ डेडिकेशन पूरा दिखाते रहो ताकि पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी समस्या ना आए, कोई भी शंका ना हो, कोई भी आशंका ना हो। ये मेरा मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, और जो बच्चा मेरा 10th का है, अगर 10th में ही आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 10th में आप कोशिश करें कि 11th का कोर्स खत्म करें, 12th का कोर्स 11th में खत्म करें, और 11th के साथ ही साथ आप NSCP दें। हमेशा NSCP केशव तुमको इस बार एडवाइस जरूर करूंगा कि NSCP आपको हमेशा 11th में ही देना चाहिए। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस 11th में निकल के आती है। 12th की परफॉर्मेंस के समय पे एक्चुअली सिलेबस वही होता है, लेकिन केमिस्ट्री और मैथ का भी प्रेशर हो जाता है, तो कई बार उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ पाती जितनी निकल के आनी चाहिए। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अभी आप इंडिविजुअली 11 फिजिक्स को दे सकते हो टाइम, बाद में नहीं दे पाओगे। पहले तो अपना नाम बताओ बेटा। एक्स शॉर्ट गेम्स, व्हाट इज योर गुड नेम? फर्स्टली टेल मी योर नेम, तब मैं आपकी बातें करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, उसके पहले क्वेश्चन आप लोग करते रहे। थिन एनुलर डिस्क ऑफ इनर रेडियस आउटर रेडियस दी गई इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम
on its outer circumference the length of the corresponding equivalent simple pendulum is। कंपाउंड पेंडुलम की तरह होगी, अपने सर्कमफेरेंस के अबाउट लटकी हुई है। इक्विवेलेंट पेंडुलम की क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए। ओम प्रताप सिंह। तो ओम प्रताप, पहली चीज इरोडो सॉल्व करना प्रॉब्लम इनिशियल होती है, हमेशा नहीं होती। इनिशियली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप कंसेप्चुअली खुद को स्ट्रांग कर लेते हैं तो फिर ये समस्या खत्म हो जाती है। इरोडो सॉल्व करने में कुछ समस्याएं जो होती हैं वो बेसिकली इस तरीके से आ जाती हैं, कुछ समस्याएं जो होती हैं वो बेसिकली इस तरीके से आ जाती हैं कि भैया हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। अब लैंग्वेज जो समझ में नहीं आती वो धीरे धीरे जब समय के साथ आप समझना स्टार्ट करते हैं तो वो अपने आप ही खत्म होती चली जाती है। तो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि कोशिश मत छोड़ना, स्टार्टिंग के 10-20 क्वेश्चन जब करोगे तो आपको लैंग्वेज, और हमेशा जब भी इरोडो करने जाओ ना, इरोडो के पहले एक बहुत छोटी इतनी सी थ्योरी देता है इरोडो, इतनी सी थ्योरी। उस थ्योरी में क्या लिख देते हैं वो, उस थ्योरी में वो अपने बेसिकली टर्म्स डिफाइन कर देते हैं। जैसे अंदर क्या आ जाता है, हम लोगों ने यहाँ पर एक्सिलरेशन को ए से डिफाइन करते हैं, इरोडो में एक्सिलरेशन डब्ल्यू से डिफाइन हो जाएगा। अब आपको लगता है क्या ए क्या डब्ल्यू, अरे यार ये कौन ऐसे ऐसी बातें कौन करता है, तो वहां पर आप लोगों को कुछ अंदर से अनइजीनेस फील हो जाता है, वहां से आप अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हो, और फिर आप जो आपकी वो प्रॉब्लम्स है उनको छोड़ देते हो। ठीक है, तो वो चीजें आप ना छोड़े, वो काफी बेहतर रहेगा। और कोशिश ये करते रहो कि धीरे धीरे उसके साथ रिदम में आ जाओ, तो अपने आप आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से इसका सोल्यूशन बताइए। यहां से लटकी हुई है, माय मिस्टेक। दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कंपाउंड पेंडुलम की तरह बिहेव करेगी। आपको पता है कंपाउंड पेंडुलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम जी इंटू लेंथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको कंपेयर कर दें किससे, सिंपल पेंडुलम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, और यहां से आप एल की इक्विवेलेंट लेंथ निकाल देंगे, दैट विल कम्स टू बी बी पार्ट। एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से, two identical thin metal strip, one of the aluminum and other of the iron are riveted together। इनको चिपका दिया गया to form a bimetallic strip। The temperature is raised by 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया 50 डिग्री सेल्सियस से। If the central planes of the two strips are separated by 2 mm and the coefficient of thermal expansion for aluminum and iron are respectively 30 into 10 की पावर -6 प्रति डिग्री सेल्सियस एंड 10 इंटू 10 की पावर -6 प्रति डिग्री सेल्सियस, द एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बाइमेटालिक स्ट्रिप इज अबाउट। सर मैंने 11-12 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, एचसीवी पार्ट 1 भी सॉल्व कर ली है, और कुछ करना पड़ेगा क्या सर? बेटा एचसीवी सॉल्व हुई है, अभी पूरी इरोडो सॉल्व करनी पड़ेगी। इरोडो सॉल्व करने के पश्चात आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम लोग मटेरियल में देते हैं वो सब सॉल्व करने पड़ेंगे, तो अभी बहुत कुछ करना है।
चलो भाई, ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप का कंसेप्ट जल्दी समझा देता हूं अगर किसी को नहीं आता है। जैसे यहां पर बोला गया है टू आइडेंटिकल थिन मेटल स्ट्रिप, वन ऑफ द एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ द आयरन, दोनों को चिपका दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो आयरन का जो दिया गया 30 × 10⁻⁶ अल्फा, और इसका दिया गया 10, मतलब कुल मिला के अगर इसको अल्फा बोल दें तो इसको 3 अल्फा बोल सकते हैं आयरन का। तो आयरन का ज्यादा है, एल्यूमिनियम का कम है, ठीक है। तो नीचे की तरफ अगर मैं मान लूं कि एल्यूमिनियम है, ऊपर की तरफ हमारी आयरन है, ये चिपका दिया एक दूसरे, तो फ्यूजिंग बोलते हैं इनको। रिवेटेड टुगेदर बोल सकते हैं या फ्यूज टुगेदर भी एक शब्द होता है जो जनरली बोला जाता है इस प्रोसेस में। अब इसका टेम्परेचर यहां पर कितना है, कुछ भी टी मान लीजिए, टेम्परेचर को रेज कर दिया गया है बाई 15 डिग्री, तो आयरन ज्यादा फैलेगा और एल्युमिनियम कम फैलेगा। तो कुछ क्या होता है, कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है, ठीक है। और ये एक आर्क फॉर्म कर लेते हैं दोनों, क्योंकि चिपके हुए तो अलग अलग हो नहीं सकते और फैलना भी है, तो जो ज्यादा फैलता है वो ऊपर रहता है, जो कम फैलता है वो नीचे की तरफ रहता है। ऐसी बेसिक सा पॉइंट आप दिमाग में रख सकते हैं। और ये हो गया आयरन और ये हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर ये एंगल बेटा हमको थीटा बोल दिया जाए और यहां से एवरेज रेडियस देखो आर, अब यहां पर क्या बोल दिया गया, इफ द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ द टू स्ट्रिप आर सेपरेटेड बाई 2 mm, किससे है, 2 mm से सेपरेटेड है सेंट्रल प्लेन्स ऑफ। तो सेंट्रल प्लेन मतलब ये बीच वाला प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, ठीक है। इनके बीच की दूरी आपको 2 mm दे दी गई, मतलब 1-1 mm ऊपर नीचे है। तो एवरेज रेडियस क्या लोगे, आपने कहा सर एवरेज रेडियस हमेशा बीच वाले पॉइंट से ली जाती है। तो अगर हम आर ऑफ द एल्यूमिनियम की बात करेंगे, आर, तो आप बोल सकते हैं एवरेज रेडियस आर माइनस, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, आपको पता है कि सर ये इनके सेंटर की दूरी जो है वो 2 mm दे दी गई है, ऐसा यहां पर लिखा है। इनके इफ द सेंट्रल प्लेन्स के बीच की दूरी कितनी है, 2 mm। वाले बीच वाले से इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, आपने बोला 1 mm। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम कितनी हो जाएगी, r माइनस 1 mm। रेडियस ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं r प्लस 1 mm। अगर दोनों की अब लंबाई की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ द आयरन फाइनल कितनी हो गई, इनिशियली तो दोनों इक्वल थी, तो आप बोल सकते हैं r प्लस 1 इंटू थीटा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू l इंटू 1 प्लस अल्फा आयरन। तो अल्फा आयरन को मैं 3 अल्फा लिख देता हूं, आसान हो जाएगा आपके लिए, 3 अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली r माइनस 1 इंटू थीटा इट इज इक्वल टू l इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, आपको r की वैल्यू डिवाइड करते हैं, थीटा थीटा कैंसिल, l से l कैंसिल, अल्फा और डेल्टा टी आपको सब गिवन है, आप वैल्यू पुटअप करेंगे, r की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अगर इवन आप इनके सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपको जो मैं तरीके बता रहा हूं ये बहुत आसान है। अगर आपने कहीं सॉल्यूशन देख लिए ना तो आपको लगेगा सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है क्या, डर जाओगे देख के। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो तरीके समझाता हूं इन तरीकों को भी बहुत ध्यान रखा करो, क्योंकि ये भी बड़े आपको आगे की तरफ सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताइए। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, तो थ्योरी पार्ट रशिंग हॉलिडे का किया हुआ है थ्योरी। बेटा पढ़ाई किसी टीचर के साथ भी कर लो बच्चा, कई बार क्या होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं हमको ही पता होता है, किसी और को पता नहीं होता, तो वो भी दिक्कत कर देता है। सेल्फ स्टडी बेटा थोड़ा सा अगर गाइडेंस में आ सकते हो
तो किसी गाइडेंस पे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, पता चलता रहेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, चले मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करें। अब बोला गया स्टैंडिंग वेव्स आर जनरेटेड ऑन अ स्ट्रिंग लोडेड विद अ सिलेंड्रिकल बॉडी। इफ द सिलेंडर इज इमर्स्ड इन वाटर, द लेंथ ऑफ द लूप चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.2। राइट, लेंथ ऑफ द लूप्स का मतलब क्या हो गया, लैम्डा, लूप की लंबाई। तो एक लूप की लंबाई अगर पहले लैम्डा थी तो अब वो 2.2 लैम्डा हो गई है, उस फैक्टर से चेंज हो गई। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल पूछा गया है, स्टैंडिंग वेव बन रही है, तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v बाई लैम्डा, v इज इक्वल्स टू n लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। और v को अगर मैं लिखूंगा, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू इंटू 1 अपॉन लैम्डा। अब आपको पता है कि स्ट्रिंग को अगर चेंज नहीं करेंगे तो म्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन ये पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन कैसे आता है, स्ट्रिंग में टेंशन आता है जब कुछ चार पर मास लटकाते हैं, और अगर इसी मास को आपने किसी इसमें डुबा दिया तो बेसिकली इफेक्टिव mg बदल गया कि नहीं बदल गया, आपने कहा बिल्कुल बदल जाएगा। यहां पर इनिशियल टेंशन किसके बराबर है, आपने कहा सर इनिशियल टेंशन mg के बराबर है। जब मास डुबा देंगे तो टी फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे mg माइनस फोर्स ऑफ बायंसी के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आपने बोला कि सर इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इक्वेट करूं तो बोल सकता हूं अंडर रूट ऑफ टी अपॉन लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी, तो t1 लैम्डा 1 इट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t2 अपॉन लैम्डा 2, जस्ट बाय कंपेयरिंग द इक्वेशंस, राइट, डिवीजन से आप बोल सकते हैं। तो टाइम जो ये t2 होगा वो mg माइनस फोर्स ऑफ बायंसी के फैक्टर पे चेंज हो जाएगा। लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो अपन को पता है 2.2, आप वहां से दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। भव्या क्या हो गया, कहां पे तुमको दिक्कत आ रहा है, ये कौन सा वो चल रहा है, लैग हो रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा लैग कहीं। 15 क्वेश्चन पे जल्दी से आंसर बताएंगे भाई। 15 क्वेश्चन, गिव मी द करेक्ट आंसर इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से दो प्यारे बच्चों। सारा यूक्यूपी का पेपर 7 फरवरी को है, क्या क्या कर लूँ सिलेक्शन के लिए। बेटा आईयूक्यूपी के लिए आप पहला काम, जो सबसे पहला काम है वो ये जरूरी है कि आप कम से कम आईएनपीएचओ के 2008-9 जहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो वहां से 2020 तक के सारे पेपर सॉल्व कर लीजिए। ये बेयर मिनिमम काम है जो आपको करना होगा। अगर आपने ये कर लिया तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, इवन काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन है, अब स्टार्ट करें। अ कर्व्ड रोड विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 मीटर इज बैंक्ड विद एन एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल टू tan इनवर्स 0.2। ये आपको दे दिया गया, इनिशियल इसकी जो बैंकिंग है वो आपको यहां पर गिवन है, राइट। और tan थीटा बराबर हम लोगों को क्या पता है, v स्क्वायर अपॉन rg, विदाउट फ्रिक्शन जब हम बात करते हैं। अब आपने बोल दिया इफ द ट्रैफिक एट डबल द स्पीड फॉर विच द रोड इज डिजाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट विल बी, जिसके लिए डिफाइन किया था, जिसकी बात की थी v मैक्स की, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan ऑफ थीटा। अब क्या कर दिया, इसकी वेलोसिटी डबल कर दी इसी रोड पे, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए,
तो जैसा हम लोग समझाते आए आपको कि अगर ये डबल कर देंगे थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग, तो वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो टेंडेंसी ऑफ मोशन बाहर की तरफ होगा, फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे लग जाएगा, mg डाउनवर्ड होगा। तो यहां से फ्रिक्शन और नॉर्मल के दो कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएंगे। n का वर्टिकल कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस से थीटा हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज n cos थीटा एंड दिस इज कॉल्ड एज n sin थीटा। फ्रिक्शन का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा fr cos थीटा, राइट। एंड सिमिलरली फ्रिक्शन का नीचे की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा fr sin थीटा। तो आप यहां से बोल सकते हैं that n cos theta it must be equal to mg plus fr sin theta, whereas जो इधर की तरफ फोर्स होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड दैट इज v स्क्वायर बाई आर, दैट इज v स्क्वायर बाई आर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो इसको, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, n sin थीटा प्लस fr cos थीटा इट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर, एंड दिस इज कॉल्ड एज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं और ये बात बिल्कुल परफेक्टली आपको समझ में आ भी सकती है यहां से। तो अब आप यहां से निकालते हैं तो v की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी v स्क्वायर बाई आर, जैसे आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, फ्रिक्शन को म्यू इंटू एल लिख देंगे, तो v स्क्वायर अपॉन आर जी इट इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन, ये माइनस में इधर आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर वेलोसिटी मैक्सिमम, राइट। और इसको इसका ट्वाइस से इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आपको म्यू निकालना है, इसको ट्वाइस से इक्वेट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने पूछा भी है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बैंकिंग ऑफ द रोड विद फ्रिक्शन, अगर ये कंसेप्ट में कोई डाउट है तो आप ये पूरा थ्योरी पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी से बताओ, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बच्चों, तो ये क्वेश्चन की बहुत बढ़िया खास बात है, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करते हैं इसको। बोला गया प्लास्टिक पाइप फिल्ड विद द आयरन वायर फॉर्म्स अ सॉफ्ट आयरन कोर, टू आइडेंटिकल कॉइल्स दैट कैन जस्ट स्लाइड ओवर द पाइप आर प्लेस्ड ऑन दिस सॉफ्ट आयरन कोर। इनको किसके ऊपर रख दिया गया, इनको इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर रख दिया गया। ठीक है, are placed on this soft iron core. Initially the pipe is kept horizontal and the current is passed through the coil connected in series. The fields are in a position and the coil remains stationary with a separation of 5 centimeter. The system is now made vertical and the separation between the coil reduces to 4 centimeter. Then the coefficient of friction between the coils and the pipe is. इनके बीच का क्या होगा coefficient of friction, ये आपसे पूछा गया है, कैसे बताएंगे आइए समझते हैं। बेटा देखो, जब इनको हॉरिजॉन्टली रखा गया, ये पाइप थी, आपको बोल दिया गया करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों कॉइल हो गई, इनके बीच में क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हर बार जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करें,
हम बहुत बेसिक सी बात कर सकते हैं, अगर ये रुके हुए हैं इसका मतलब इनको रोकने वाला कौन है? आपने बोला फ्रिक्शन। अगर इनको पीछे धक्का देगा तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, म्यू एम जी। क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन 5 सेंटीमीटर, आपको पता है कि जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये भी इनवर्स लॉ को फॉलो करेगा, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। हमेशा ही होता है, म्यू अपॉन 4π/1/r² आता ही आता है। तो आप यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए, हर जगह पर मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता है कि इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मैग्नेटिक पोल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, जैसा कूलम्ब्स लॉ में होता है, चार चार्ज के बीच का इंटरेक्शन जो होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, सिमिलरली यहां पर भी जो इंटरेक्शन होगा वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। पुली की शॉर्ट ट्रिक्स पड़ी हुई है, आप देख लीजिए रोटेशन वाले चैप्टर में, मैंने बहुत अच्छी बताई हुई है बच्चों। तो ये हो गई फोर्स लॉ। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे FB1 इनिशियल वाला, इट इज इक्वल टू म्यू इनटू mg। लेकिन जब इसको हमने वर्टिकल रख दिया मेरे प्यारे बच्चों, कैसा रख दिया इसको हमने वर्टिकल रख दिया, तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे इसके ऊपर एक और कॉइल रख दी गई, तो अब इसका mg नीचे की तरफ होगा और इनके बीच की सेपरेशन अब रिड्यूस होके हो गई है 4 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका मतलब अब mg को बैलेंस कर रहा है फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो FB बराबर हो जाएगा mg। लेकिन अब FB कितना है? अब FB जो हो गया वो 4 के 1/4² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो mg इज इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट अपॉन 4² एंड म्यू mg इज इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट अपॉन 5², दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आप यहां से आ जाएगा 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 5² अपॉन 4² एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ द इक्वेशन, राइट। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? तो थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लोग लगातार जुड़ते रहें। और हाँ, KBPY का बैटल होने जा रहा है आज शाम को 10 बजे, तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। शाम को 10 बजे अपन वहां पर बातचीत करेंगे, ठीक है। किसी तरह की कोई शंका, कोई आशंका हो तो बता दें। बात समझ में आ जाती है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।